नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नमक। ये कहानी रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखी गई है और कक्षा 12 की आरोह भाग 2 पुस्तक में संकलित है। इस कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद छात्रों को इससे क्या सीखने को मिलेगा, उनके अधिगम के क्या प्रतिफल रहेंगे। छात्र विभाजन की त्रासदी के परिणामों को व्यक्त कर सकेंगे और कुछ शब्दों के अर्थ बता सकेंगे, जैसे कि मुरव्वत, आदमियत, अदीब, सदा, मायने, सरहद आदि। छात्र भाईचारे, प्रेम और मानवता जैसे मूल्यों के प्रति सजग होते हुए उनके महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। छात्रों में कल्पनाशीलता, रचनात्मकता व भाषिक क्षमताओं के विकास के साथ कहानी की मूल संवेदना को अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होगा। कहानी की ओर बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम पहले विचार करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता का हमें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। तो उनकी जीवन की कुर्बानी मूल्य ही है जो भारत ने चुकाया। इसके साथ साथ आज़ादी लेकर आई बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, लाखों लोगों को अपने घर बार, ज़मीन, अपने अजीज़ों से दूर कर विस्थापित कर दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मूल्य था जो कि भारत ने स्वतंत्रता के लिए चुकाया। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या व्यक्ति कभी अपनी जन्मभूमि को अपनी यादों से निकाल सकता है, अर्थात भुला सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि मनुष्य अपनी जन्मभूमि से इस कदर जुड़ा होता है, उसका जन्मभूमि से ऐसा भावनात्मक संबंध होता है कि वह कहीं भी रहे उसका हृदय जन्मभूमि के लिए तड़पता ही रहता है। तो उसकी यादों से जन्मभूमि को निकालना असंभव है। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है सफ़िया की। सफ़िया इस कहानी की प्रमुख किरदार है और इस किरदार की सहायता से लेखिका ने भारत पाक सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलने का प्रयास किया है और विभाजन के आम जनता पर पड़ने वाले भावनात्मक प्रभाव को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास किया है। इस कोशिश में लेखिका ने अपने पराये देश प्रदेश की प्रचलित धारणाओं पर सवाल भी खड़े किए हैं। कहानी की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है कि सफ़िया की मुलाकात एक कीर्तन में सिख बीवी से होती है। सिख बीवी का चेहरा मोहरा बहुत हद तक उनकी माँ जैसा है, वेशभूषा भी माँ से मेल खाती है। अतः जब सफ़िया ने कई बार उनकी ओर स्नेह से देखा तो उन्होंने भी घर की बहू से उसके बारे में पूछा। बहू ने जब ये कहा कि मुसलमान है, कल भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हैं, तो वह सफ़िया के पास आ बैठी। वे सफ़िया को बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, उम्दा खाने के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, यानी जिंदा दिली की तस्वीर है। उन्होंने बातों के दौरान ये भी बताया कि वैसे तो यहाँ भी उनकी कोठी और बिजनेस है, पर उनका वतन तो लाहौर ही है। सफ़िया द्वारा लाहौर से कोई सौगात मंगवाने की बात पूछने पर वो उसे थोड़ा सा लाहौरी नमक जैसी मामूली परंतु लाहौर से उनके गहरे लगाव को दर्शाने वाली वस्तु को लाने को कहती हैं। सफ़िया लाहौर पहुंचती हैं। सफ़िया के 15 दिन बड़े ही अपनत्व और खातिरदारियों के साथ बीतते हैं। भाई बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अजीज़ों की दी बहुत सी सौगातें थी जिन्हें पैक करने की समस्या थी, पर सबसे बड़ी समस्या तो थी बादामी कागज़ की पुड़िया जिसमें कोई सेर भर नमक था। नमक ले जाना गैर कानूनी है, ऐसा उनके भाई ने समझाया। साथ ही नमक न ले जाने की हिदायत भी दी। उन्हें डर था कि कस्टम की नज़र पड़ने पर सफ़िया के सामान की चिंदी चिंदी बिखेर दी जाएगी। जवाब में सफ़िया कहती हैं कि वह नमक दिखा के जता के ले जाएंगी। उसे भरोसा है कि कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कुछ कानून, मोहब्बत, लिहाज, भावनात्मक और मानवता के भी तो होते हैं। भाई के अनुसार वे साहित्यकार हैं, इसलिए हृदय से सोचती हैं, पर कस्टम वाले अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी से प्रेरित होते हैं। सफ़िया की सोच कहती है, अगर सभी लोगों का दिमाग साहित्यकारों की तरह थोड़ा घूमा होता तो ये दुनिया कितनी बेहतर होती, कुछ ज़्यादा बेहतर जगह होती।
प्रस्थान से पहले की एक रात सफ़िया जो है वो जाग रही हैं। अगले दिन 2 बजे सफ़िया भारत के लिए रवाना होने वाली थी। सुबह की व्यस्तता के कारण सारी तैयारी रात को करनी थी। उसने सारा सामान पैक कर सूटकेस और बिस्तरबंद में रख दिया। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं, एक मित्र का तोहफा कीनू की टोकरी, दूसरा नमक की पुड़िया। उनके मन में बड़ी उधेड़-बुन थी कि अगर साफ बताने पर कस्टम वालों ने न ले जाने दिया तो उनका स्वयं को सैयद कहना निरर्थक हो जाएगा। वे वादा करके वादा खिलाफी नहीं कर सकती थी। उन्होंने निर्णय किया कि सिख बीवी, जिन्हें वे अपनी माँ के समान समझती हैं, के लिए वह हर हालत में नमक ले जाएंगी। आखिरकार उन्होंने नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी के नीचे छुपा कर रख दिया। कुछ देर उखड़ू बैठकर वो पुड़िया को देखती रहीं और अपनी माँ द्वारा बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियों को याद करती रहीं, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छुपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। देर रात तक उसे नींद नहीं आई और कभी वे खिड़की से आने वाली हवा, कभी चंपा के दरख्त की परछाई, कभी किसी के खांसने की आवाज़, कुत्ते के रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी की आवाज़, सन्नाटा आदि महसूस करती रही। सफ़िया उन्हें जो उनके नन्हे भतीजियाँ थे, उनको ये समझा नहीं सकती थी कि उनके और सफ़िया के बीच में थी एक सरहद, था एक कस्टम, जिसके कारण वो उनसे जल्दी मिलने नहीं आ सकती थी। संभवतः अब उसका लाहौर फिर आना ना हो, जबकि लाहौर में उसका क्या कुछ नहीं था। पिता की कब्र से लेकर सब अजीज़ और रिश्तेदार तो वहीं थे। इन्हीं ख्यालों में उन्हें नींद आ जाती है और सपने में मशहूर शायर इकबाल के मकबरे की सीढ़ियों पर 2 परछाइयाँ नज़र आती हैं। एक संवाद, जिसमें एक परछाई दूसरी परछाई से कल चले जाने के बारे में पूछती है और अचानक धूप से एक पत्ती तोड़ने के प्रयास में उसका हाथ कीनू की टोकरी से टकरा जाता है। आँख खुल जाती है। कीनू की टोकरी, जिसे मित्र ने भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा बताया था। अगले दिन स्टेशन पर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चाय पीते हुए भी सफ़िया की निगाहें कीनू की टोकरी पर थीं। इतने लोगों में सिर्फ उसे ही ज्ञात था कि कीनुओं के बीच नमक की पुड़िया है। एकदम से उसे लगा कि मोहब्बत के इस तोहफे को वो चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने शीघ्रता से पुड़िया निकालकर हैंडबैग में रख ली। सामान जब कस्टम से रेल तक चला तो उसने स्वयं कस्टम अफसर के सामने नमक की पुड़िया की बात और कारण दोनों जाहिर किया। कस्टम अफसर दिल्ली से थे, बंटवारे के दौरान लाहौर आना पड़ा था। बात की संवेदना को वह अनुभूत करने में समर्थ थे। उन्होंने वह पुड़िया बैग में रखते हुए कहा कि मोहब्बत कस्टम से ऐसे गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। सिख बीबी के लिए वो बोला कि सफ़िया उन्हें संदेश दे कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। बाकी सब समय के साथ रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। आंखों में आंसू लिए सफ़िया अपने रिश्तेदारों से विदा लेती हैं। रेल पटरी पर दौड़ने लगती है। अटारी में प्रवेश करने पर भी सफ़िया को महसूस नहीं हुआ कि कब लाहौर ख़त्म हुआ और अमृतसर शुरू हो गया। लोगों के बोल चाल, पहनावे, रंग रूप में से कोई भेद नहीं लगा। बस दोनों तरफ थीं तो क्या, बंदूकें। अमृतसर के स्टेशन पर एक बार फिर सफ़िया के सामान की जांच हुई। सफ़िया ने यहाँ भी एक नौजवान कस्टम अधिकारी, जो सूरत से बंगाली लग रहे थे, को नमक ले जाने की बात बताई। पूरी बात सुनकर वे सफ़िया को प्लेटफॉर्म के कोने में बने एक कमरे में ले गए। वहाँ उन्होंने अपनी दराज से एक किताब निकाली और उसका पहला सफ़ा खोलकर सफ़िया को दिखाया। उस पर बांग्ला के क्रांतिकारी कवि नज़रुल इस्लाम की तस्वीर थी। उस पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। शमसुल इस्लाम बांग्लादेश के प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने सफ़िया को बताया कि वे ढाका से हैं। उनका कहना था कि विभाजन के समय वे अमृतसर आ गए, पर उनका वतन तो ढाका ही है। उनका कहना था कि वैसे तो डाब, कच्चा नारियल कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ होता है,
पर ढाका के डाब का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया एक बार फिर सफ़िया के बैग में रख दी और उन्हें सीढ़ियों तक छोड़ने आए। सफ़िया को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसका वतन कहाँ है, वो जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो कहानी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा भी देती है कि मानचित्र पर रेखाएं खींचने से पहले हमें बचना चाहिए। हमें बहुत सोच विचार करना चाहिए, जहाँ तक हो सके इन रेखाओं को नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि इन रेखाओं की भेंट चढ़ जाते हैं ना जाने कितने जीवन। तो जहाँ तक हो सके हमें इस तरह के भेदभाव पनपने ही नहीं देने चाहिए। आपसी प्रेम खत्म ही नहीं होने देना चाहिए। इस कहानी में कुछ क्लिष्ट शब्द आए हैं, जैसे कि उम्दा जिसका अर्थ है अच्छा, नफीस, सुरुचिपूर्ण, रुखसत, विदा, साडा जो कि पंजाबी का शब्द है जिसका अर्थ है हमारा, मुरव्वत जिसका अर्थ है लिहाज, अदीब जिसका अर्थ है साहित्यकार, सरहद यानी सीमा, लबो लहजा यानी बोलने का तरीका, नवाज यानी सम्मानित, सौगात यानी भेंट, अजीज़ प्रिय, बाजी दीदी, दोहर कपड़े को दोहराकर सिली गई चादर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर हम अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।